नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। योगी सरकार का बोनस पर बड़ा ऐलान, 15 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए फेस्टिव सीजन में दिवाली बोनस का ऐलान कर दिया है। सरकार के इस फैसले से करीब 15 लाख कर्मचारी और शिक्षकों को फायदा पहुंचेगा। राज्य सरकार ने 30 दिनों की बेसिक सैलरी के आधार पर बोनस देने का फैसला किया है। सरकार के फैसले के अनुसार बोनस का 25% हिस्सा नगद मिलेगा, जबकि 75% राशि कर्मचारियों के पीएफ खाते में जमा होगी। इस फैसले से राज्य के खजाने पर कुल 1022.75 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। एक कर्मचारी को कुल 6,908 रुपए बोनस के तौर पर मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, यह बोनस उन अराजपत्रीय कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी ग्रेड पे 4800 रुपए है। इसके दायरे में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज और अन्य प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में कार्य सभी कर्मचारी भी आएंगे। इसके अलावा स्थानीय निकायों के कर्मचारी और दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अपना अंतिम चुनाव बता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाइनल राउंड में मांगे वोट, कहा अंत भला तो सब भला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यह उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अंत भला तो सब भला। नीतीश की घोषणा के बाद बीच चुनाव बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। इसे लेकर पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करते हुए अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ी घोषणा की है। हालांकि इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मुख्यमंत्री की घोषणा को माना जा रहा है कि उन्होंने सहानुभूति कार्ड खेला है और चुनाव में इसका लाभ भी मिल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब सिर्फ अंतिम चक्र का मतदान 7 नवंबर को होना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। तेजस्वी पर बोले अमित शाह, बिहार का बजट पता होता तो 10 लाख जॉब का वादा नहीं करते। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 जारी है। अब 7 नवंबर को बिहार चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। हालांकि इससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार का बजट पता होता तो 10 लाख नौकरियों का वादा नहीं करते। गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां आज तक के साथ खास बातचीत में अमित शाह ने कहा है कि बिहार में हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। जनता आरजेडी के शासन के 15 साल भूली नहीं है। साथ ही अमित शाह ने कहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार का बजट पता होता तो 10 लाख नौकरियों का वादा नहीं करते। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस चुनाव के दौरान 10 लाख नौकरियों का वादा किया, जिसको लेकर के अमित शाह ने यह टिप्पणी की। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट से नहीं मिली राहत। जी हां दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट से अर्नब को राहत नहीं मिली है। जमानत अर्जी पर सुनवाई आज दोपहर 3 बजे होगी। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की है। उन्होंने महाराष्ट्र में अलीबाग पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किए जाने की अपील भी की है। न्यायमूर्ति एस सिंधे और न्यायमूर्ति MS कर्णी की एक खंडपीठ ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई की। उधर रायगढ़ की अलीबाग कोर्ट में पुलिस ने रिव्यू अर्जी दाखिल कर दी है। यह अर्जी अर्नब की पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए दी गई है। बुधवार को कोर्ट ने पुलिस रिमांड की जगह गोस्वामी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके खिलाफ अलीबाग पुलिस ने कोर्ट में रिव्यू अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है, जिस पर 7 नवंबर को सुनवाई होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अमित शाह का बड़ा दावा, पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएंगे सरकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है।
उन्होंने कहा है कि अगले साल राज्य में होने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, जो लोग हंसते थे जब मैंने कहा था कि 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा बंगाल में 20 से 22 सीटें जीतेंगी और हम लगभग उस लक्ष्य के आसपास आ गए। आज भी मैं बांकुरा से यह कहकर जाता हूं कि अब बंगाल में भाजपा 200 से अधिक सीट जीतकर सरकार बनाने जा रही है। जिसको हंसना है वो हंसे, हमको निष्ठा से काम करना है। इससे पहले अमित शाह ने कहा है कि वे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भारी रोष को महसूस कर रहे हैं और इस सरकार के पतन की शुरुआत हो चुकी है। शाह ने लोगों का आह्वान किया कि सोनार बांग्ला के सपने को मूर्त रूप देने के लिए भाजपा को अगली सरकार बनाने का मौका दें। क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अमित शाह ने पत्रकारों से कहा कि कल रात से मैं पश्चिम बंगाल में हूं और ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों की भारी नाराजगी महसूस कर सकता हूं। हमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में बदलाव लाने का पूरा भरोसा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस दिवाली भी नहीं जला पाएंगे दिल्ली वाले फटाके, आतिशबाजी पर लगा बैन। जी हां दोस्तों, दिल्ली वासी इस बार भी दिवाली पर आतिशबाजी का आनंद नहीं उठा पाएंगे। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। अभी तक दिल्ली सरकार लोगों से दिवाली पर केवल ग्रीन फटाखे चलाने की अपील कर रही थी। इसके लिए विशेष अभियान भी शुरू किया गया था। ग्रीन फटाखों के अलावा अन्य आतिशबाजी के इस्तेमाल पर रोक थी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवाली पर हर तरह के पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। आतिशबाजी पर बैन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण कोविड-19 की स्थिति बदतर होती जा रही है। उन्होंने लोगों से फटाखे न फोड़ने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने पिछले वर्ष दीपावली पर फटाखे नहीं जलाने का संकल्प लिया था और कनॉट पैलेस में जुटकर दीपावली की खुशियां बांटी थी, उसी तरह इस वर्ष भी हम साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे, लेकिन फटाखे नहीं जलाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोविड-19 के मरीजों की अचानक हो रही है मौत, बनी पहली। डॉक्टर्स ऐसे सुलझाएंगे राज। जी हां दोस्तों, इलाज के दौरान कोविड-19 के मरीजों की अचानक मौत हो जाने की गुत्थी सुलझाने के लिए इंदौर का शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राज्य सरकार से शवों का पोस्टमार्टम करने की अनुमति मांगने जा रहा है। पोस्टमार्टम से खासकर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि मरीज के एकदम दम तोड़ने के पीछे उनकी धमनियों में रक्त प्रवाह अवरुद्ध होने का कारण किस हद तक जिम्मेदार है। महाविद्यालय के डीन संजय दीक्षित ने गुरुवार को बताया कि फिलहाल हमें कोविड-19 से मरने वालों का पैथोलॉजिकल पोस्टमार्टम करने की अनुमति नहीं है। हम यह अनुमति लेने के लिए राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे। उन्होंने बताया कि हमने देखा है कि जिले में कोविड-19 से 70 से 80% मरीज इंट्रावेक्युलेशन थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थे, यानी उनके हृदय या फेफड़ों को रक्त पहुंचाने वाली धमनियां थक्का जमने से अवरुद्ध हो गई थी। इस स्थिति के बाद उनकी अचानक मौत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र केरल की राह पर झारखंड, हेमंत सोरेन सरकार ने सीबीआई से वापस ली सामान्य सहमति। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल की राह पर चलते हुए झारखंड की सरकार ने भी सीबीआई को दी हुई सामान्य सहमति वापस ले ली है। अब केंद्रीय जांच एजेंसी को झारखंड में किसी मामले की जांच के लिए जाने से पहले राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी। गुरुवार शाम को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। हाल ही के समय में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और केरल की सरकारों ने भी इसी तरह के फैसले लिए और सीबीआई को दी हुई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। इन सभी राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन सहयोगियों की सरकार नहीं है। झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन इसके मुखिया हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
जो बाइडेन ने तोड़ा ओबामा का रिकॉर्ड, हासिल किए सबसे अधिक वोट। जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। अब तक के काउंटिंग में जो नतीजे सामने आए हैं उनमें डेमोक्रेट्स उम्मीदवार जो बाइडेन बाजी मारते नजर आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित 270 इलेक्टोरल वोट में से 264 वोट हासिल कर लिया है, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 214 मत मिले हैं। लेकिन इस बीच जो बाइडेन ने एक ऐसा भी रिकॉर्ड बनाया है जो अमेरिका के इतिहास में किसी और राष्ट्रपति उम्मीदवार ने भी नहीं बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक वोट हासिल किया है। अब तक की गिनती में करीब 70 मिलियन से भी अधिक वोट पाकर जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेशनल रिपब्लिक रेडियो के मुताबिक अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उनके अनुसार जो बाइडेन को 7,20,49,341 वोट मिले हैं, जो किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों से काफी अधिक हैं। इससे पहले साल 2008 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 6,94,98,516 वोट मिले थे, जो अब तक का रिकॉर्ड था, मगर जो बाइडेन ने उनसे अधिक वोट लाकर पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन ने भारत की स्पेशल फ्लाइट्स पर लगाई रोक, कोरोना वायरस के चलते लिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के मामलों के चलते चीन ने गुरुवार को भारत से आने वाली सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है। पिछले सप्ताह वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान भर रही फ्लाइट्स में कई यात्री इस महामारी से संक्रमित पाए गए थे। चीन ने यह रोक अनिश्चितकाल समय के लिए लगाई है। भारत और चीन के बीच अभी तक कॉमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन भारत की सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत चीन के विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भर रही है। चीन ने इसी तरह का ऐलान ब्रिटेन, बेल्जियम और फिलीपींस देशों से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए भी किया है। वहीं अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी से आने वाले यात्रियों से उनके हेल्थ टेस्ट रिपोर्ट्स मांगी गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिवाली से पहले टैक्स पेयर्स को बड़ा तोहफा, अब तक 1.29 लाख करोड़ का टैक्स हुआ रिफंड। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिवाली से पहले टैक्स पेयर्स को बड़ा तोहफा दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को अब तक 1.29 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। दिवाली से पहले मिली इस रकम से टैक्स पेयर्स की इस साल की दिवाली शानदार हो गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक 39.49 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स को इस वित्त वर्ष में 3 नवंबर तक 1.29 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। इस दौरान 37.55 लाख टैक्स पेयर्स को 34,820 करोड़ रुपए का पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड और 1.93 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स को 94,370 करोड़ रुपए का कंपनी टैक्स रिफंड किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ऑस्ट्रिया के चांसलर बोले यूरोप के लिए खतरा बन गया है इस्लाम। जी हाँ दोस्तों, वियना में हुए आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने बुधवार को चेतावनी दी है कि राजनीतिक इस्लाम यूरोप के लिए खतरा बनता जा रहा है। कुर्ज ने यूरोपियन यूनियन से अपील की है कि वियना आतंकी हमले से सबक लेते हुए अपने सहिष्णुता की गलतफहमी को खत्म कर लें। उन्होंने यूरोपीय देशों का आह्वान किया है कि वे और कड़ाई से राजनीतिक इस्लाम की समस्या से निपटने पर फोकस करें। आपको बता दें कि वियना हमले में शामिल आतंकी 20 वर्षीय मुस्लिम युवक है जो कि ऑस्ट्रिया में ही पला बड़ा है। वह आतंकी संगठन ISIS में भर्ती होना चाहता था। देश के नाम अपने संदेश में कुर्ज ने कहा है कि राजनीतिक इस्लाम की विचारधारा यूरोप की स्वतंत्रता और मूल्यों के लिए खतरनाक है। ऑस्ट्रिया के चांसलर के ऑफिस ने बुधवार को कहा है कि वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ संपर्क में है ताकि आतंकवाद से मिलकर निपटने पर चर्चा की जा सके। जर्मनी के एक मीडिया संस्थान से बातचीत में कुर्ज ने कहा है कि मैं आशा करता हूं कि हम इस सहिष्णुता की गलतफहमी का खात्मा देखेंगे। कुर्ज ने कहा है कि मैं यह भी आशा करता हूं कि यूरोप के सभी देश यह महसूस करेंगे कि राजनीतिक इस्लाम की विचारधारा हमारी स्वतंत्रता और यूरोपीय जीवन शैली के लिए कितना खतरनाक है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। वीडियोकॉन केस, ईडी का बड़ा एक्शन, चंदा कोचर और उनके पति के खिलाफ आरोप पत्र दायर। जी हाँ दोस्तों, ICICI बैंक वीडियोकॉन मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ने बड़ा कदम उठाया है। ईडी ने ICICI बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को कहा है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून की धारा के तहत यह आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी ने इसे मंगलवार को मुंबई में एक विशेष अदालत के समक्ष दाखिल किया और अदालत का अभी इस पर संज्ञान लेना बाकी है।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। इन दोनों राज्यों में कुछ जगह ऐसी होंगी जहां भारी बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण और बढ़ेगा। इन भागों में वायु गुणवत्ता सूचकांक सेहत के लिए बेहद खराब होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राजधानी समेत सभी महानगरों में राहत, पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं हुआ बदलाव। जी हाँ दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को भी पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया है और देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में पेट्रोल डीजल के रेट्स जस के तस बने हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों का असर पेट्रोल डीजल पर भी दिखने को मिल रहा है। करीब पिछले एक महीने से तेल की कीमतों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में आज भी पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने की कीमतों में आई तेजी, चांदी की चमक भी बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, घरेलू सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं के हाजिर भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने के भाव में 158 रुपए की तेजी आई है। इस तेजी से दिल्ली में सोने का भाव 50,980 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की घरेलू हाजिर कीमत में भी गुरुवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई। चांदी की कीमत में गुरुवार को 697 रुपए की तेजी आई है। इस तेजी से चांदी का भाव 62,043 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में चांदी 61,346 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। यूरोप के आतंकी हमलों में हो सकता है पाकिस्तान का हाथ, EU सांसदों ने उठाई जांच की मांग। जी हाँ दोस्तों, पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तानी मंत्री के कबूलनामे के बाद यूरोपियन संसद के सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा के साथ ही यूरोप में हुए सभी आतंकी हमलों में पाकिस्तान के संबंधों की जांच की जानी चाहिए। 4 यूरोपियन सांसद थेरी मेरियानी, जूलिया लेजांटेक्स, वर्जिन जोरान और फ्रांस जेमेट ने यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष को कड़ी भाषा में पत्र लिखा है। पत्र में मांग की गई है कि पुलवामा हमले के साथ यूरोप में अब तक हुई आतंकी घटनाओं में यह जांच की जानी चाहिए कि पाकिस्तान का कितना हाथ है। भारत में 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बम विस्फोट कर 40 CRPF जवानों की हत्या की थी। इस हत्या की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। अब इस घटना के संबंध में पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तानी संसद में हमले को अपनी सरकार की उपलब्धि बताया है। पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री की स्वीकारोक्ति से उजागर हो गया है कि यह देश पूरे विश्व में आतंक फैलाने वाले संगठनों को आश्रय दे रहा है। अब समय आ गया है कि आतंकी कार्यवाही के संबंध में पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस निर्णय लिया जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। करीब 60,000 करोड़ रुपए के NPA बम पर बैठा हुआ है SBI, तिमाही नतीजों से हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में लोन को लौटाने में चूक या रिस्ट्रक्चरिंग का आंकड़ा करीब 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। यह चूक अगले वर्षों में NPA में बदल जाने की आशंका है। बैंक ने खुद ही यह खुलासा किया है कि 2020-21 के मौजूदा वित्तीय वर्ष में इसका कर्ज मिलने में चूक और रिस्ट्रक्चरिंग का आंकड़ा मिलकर 60,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। गौरतलब है कि स्टेट बैंक ने बुधवार को ही सितंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है। इसमें यह बताया गया है कि सितंबर तिमाही के SBI के मुनाफे में करीब 52% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 6000 mAh बैटरी पैक के साथ मोटो G9 पावर हुआ लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, मोटो G9 पावर स्मार्टफोन को यूरोप में लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले इसी लाइनअप के स्मार्टफोन मोटो G9 प्ले और मोटो G9 प्लस को लॉन्च किया गया है। मोटो G9 में कंपनी की तरफ से 6000 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है। फोन को यूरोपियन मार्केट में 199 यूरो यानी कि करीब 17,500 रुपए में लॉन्च किया है। फोन को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट 128 GB में लॉन्च किया गया है। इस फोन को यूरोप के अलावा एशियाई मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन फोन के भारत में लॉन्चिंग को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है।
Moto G9 पावर स्मार्टफोन में 6.78 इंच की IPS HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजुलेशन 1640x720 पिक्सल और 264 पिक्सल पर इंच होगा। फोन में स्नैपड्रैगन 662 SoC का इस्तेमाल किया गया है। Moto G9 पावर को 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के सपोर्ट दिया गया है। फोन के स्टोरेज को मेमोरी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, मेहरानगढ़ फोर्ट किस शहर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।